जैसा कि दोस्तों फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कितने प्रकार से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, और साथ ही किसी डिज़ायर ऑर्गेनिज्म के सेल कल्चर या टिश्यू का कैसे लाइसिस किया जाता है। इसके दो मेथड, मैकेनिकल लाइसिस और केमिकल लाइसिस के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। सेल लाइसिस के बाद आज हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को, जो कि है डीएनए प्यूरिफिकेशन। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डीएनए एक्सट्रैक्ट में डीएनए, प्रोटीन, आरएनए और बायोकेमिकल्स होते हैं। तो डीएनए प्यूरिफिकेशन यानी कि स्टेप सी में हम क्या करते हैं कि जितने भी कंटामिनेटेड मटेरियल है उन सभी कंटामिनेटेड मटेरियल को हटाकर प्योर डीएनए प्राप्त किया जाता है। तो किस तरह से सेल एक्सट्रैक्ट से प्योर डीएनए प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो डीएनए प्यूरिफिकेशन में जो सबसे सिंपल और पहला स्टेप होता है वो है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। तो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन में हम फिनॉल का यूज़ करते हैं या फिर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद डीएनए प्यूरिफिकेशन का अगला जो तरीका है वो है एंजाइम डाइजेशन। तो एंजाइम डाइजेशन में हम प्रोटीएज या फिर राइबो न्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करते हैं। डीएनए प्यूरिफिकेशन का जो थर्ड टाइप है वो है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा डीएनए प्यूरिफिकेशन का एक और तरीका है जिसमें कि हम सिलिका का यूज़ करते हैं। तो आइए डीएनए प्यूरिफिकेशन के जो अलग अलग टाइप हैं उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो चलते हैं पहले टाइप की ओर, जो कि है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। तो हमने जो सेल एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है उससे कंटामिनेंट्स को अलग करने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन। तो इसमें करते क्या है कि जो हमने सेल एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें हम फिनॉल डालते हैं या फिर 1:1 रेशियो में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को डालते हैं। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर डालने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो एक्वस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट है इन दोनों के लेयर अलग हो जाते हैं, और इन दोनों लेयर के बीच में आप एक बाउंड्री देख सकते हैं जिसे इंटरफेस कहा जाता है। तो सेल एक्सट्रैक्ट में जो भी प्रोटीन होते हैं वह वाइट कलर के प्रेसिपिटेट के रूप में आपको इंटरफेस एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्लियरिटी के लिए मैंने इसे रेड कलर से दिखाया हुआ है। सेल एक्सट्रैक्ट में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वह ऊपर की ओर एक्वस सॉल्यूशन में आपको दिखाई देते हैं। तो आपको बता दें कि पीपेट का यूज़ करके इस एक्वस सॉल्यूशन को निकाल कर किसी दूसरे ट्यूब में रख दिया जाता है। तो जब हम पीपेट से इस एक्वस सॉल्यूशन को निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि गलती से भी जो पीपेट है वो इंटरफेस में टच ना हो। अगर वो इंटरफेस में टच हो जाएगा तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं उस एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि जो पीपेट है वह इंटरफेस से टच न करे। यहाँ पर आपको बता दें कि कई बार जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी अधिक होती है कि एक बार में सेंट्रीफ्यूज करके इनको निकाला नहीं जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कई बार फिनॉल को डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। यानी कि एक बार हमने फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के मिक्सचर को डाला, सेंट्रीफ्यूज किया और फिर से प्रोटीन को अलग किया। तो ये स्टेप हम कई बार करते हैं और बार बार हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये प्रोसीजर हम तब तक करते हैं जब तक कि इंटरफेस क्लियर न हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रोसीजर है ये किया नहीं जाता, क्योंकि हर मिक्सिंग, हर सेंट्रीफ्यूगेशन में थोड़े थोड़े जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि इन प्रोटीन को कैसे हटाया जाए। तो इसका जवाब है एंजाइम डाइजेशन। तो चलते हैं हम दूसरे प्रोसीजर की ओर, डीएनए प्यूरिफिकेशन के, जो कि है एंजाइम डाइजेशन। तो फिनॉल एक्सट्रैक्शन के पहले सेल एक्सट्रैक्ट में प्रोटीएज और प्रोनिएज एंजाइम डालते हैं। तो इनके डालने से जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद फिनॉल डालकर सेंट्रीफ्यूज करने से जो फ्रेगमेंटेड पॉलीपेप्टाइड है वह इंटरफेस में इजीली आ जाते हैं। तो अब एक्वस सॉल्यूशन में न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, हम आसानी से डीएनए और आरएनए को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक्वस सॉल्यूशन में डीएनए और आरएनए दोनों हैं और हमें सिर्फ चाहिए डीएनए। तो थोड़े बहुत जो एमआरएनए होते हैं वह फिनॉल वाले लेयर में आ जाते हैं।
कहने का मतलब है कि जो mRNA होते हैं वो फिनॉल ट्रीटमेंट से ही अलग हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आरएनए को कम्प्लीटली रिमूव करने का जो तरीका होता है वो होता है एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज। तो एंजाइम राइबोन्यूक्लिएज का यूज़ भी फिनॉल ट्रीटमेंट के पहले ही किया जाता है। तो राइबोन्यूक्लिएज यूज़ करने से क्या होता है कि जो आरएनए होते हैं वह स्मॉल राइबोन्यूक्लियोटाइड के रूप में अलग हो जाते हैं, यानी कि डिग्रेड हो जाते हैं। और जब हम फिनॉल से ट्रीट करते हैं तो हमें एक्वस सोल्यूशन में सिर्फ डीएनए ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन और एंजाइम डाइजेशन ये दोनों ही बहुत ही लेबोरियस प्रोसीजर हैं। तो जो अगला मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, यानी कि जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, इसमें बहुत कम समय में ही हम सेल एक्सट्रैक्ट से डीएनए और आरएनए को अलग कर सकते हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एनायन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में अलग अलग मॉलिक्यूल पे जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उसी डिफरेंस को यूज़ करके उन मॉलिक्यूल को मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इन्हें अलग किया जाता है। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एक मैट्रिक्स यानी कि एक रेजिन यूज़ की जाती है जिसके जो पार्टिकल होते हैं वह इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी कि डीएनए और आरएनए होते हैं वह निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये निगेटिवली चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप होता है। इस वजह से डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जब पॉजिटिवली चार्ज रेजिन का हम निगेटिवली चार्ज से कांटेक्ट कराते हैं तो ये एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं। अब जब हम इसमें साल्ट डालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अटैचमेंट है वो ब्रेक कर जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अटैचमेंट है जितना ज़्यादा टाइट होगा उतना ही अधिक साल्ट यहाँ पर लगेगा। तो आप धीरे धीरे साल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाकर अलग अलग टाइप के जो न्यूक्लिक एसिड हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में एक ग्लास में या फिर प्लास्टिक के ट्यूब में सबसे पहले रेजिन को रखा जाता है, यानी कि ट्यूब में रेजिन की कॉलम बनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रेजिन होता है वह पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसके ऊपर डाई एथिल एमिनो एथिल सेलुलोज जिसे शॉर्ट में DEAE कहते हैं, इसे हम रेजिन के ऊपर रखते हैं। अब रेजिन के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर जो सेल एक्सट्रैक्ट है उसको उड़ेल देते हैं, यानी कि सेल एक्सट्रैक्ट को रख देते हैं। अब जो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लिक एसिड है वह धीरे धीरे रेजिन के साथ बाइंड होना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस सेल एक्सट्रैक्ट में साल्ट नहीं है, या फिर साल्ट होगा भी तो बहुत कम होगा। अब जैसे जैसे हम क्या कहते हैं कि इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इस सेल एक्सट्रैक्ट में जो प्रोटीन होते हैं उनका सबसे पहले रेजिन से जो अटैचमेंट होता है वो ब्रेक होता है और वो कॉलम से एल्यूट हो जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम इसमें और कंसंट्रेटेड सॉल्ट डालते हैं तो जो न्यूक्लिक एसिड के आरएनए हैं वो धीरे धीरे इस सेल एक्सट्रैक्ट से एल्यूट हो जाते हैं। और यदि लास्ट में हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन और बढ़ाते हैं तो जो डीएनए होता है वो उस सेल एक्सट्रैक्ट से एल्यूट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आयन एक्सचेंज मेथड में हम क्या कहते हैं कि सॉल्ट के कंसंट्रेशन को वेरी करके न्यूक्लिक एसिड के रूप में यानी कि डीएनए को हम अलग कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में दो फैक्टर काम करते हैं, एक तो पीएच और दूसरा है सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो यही दो फैक्टर हैं जो कि एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में से जो डीएनए है इसको अलग करते हैं। आपको बता दें कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के दो एडवांटेज हैं। पहला कि इससे प्योर डीएनए हमको मिलता है, और सेकंड एडवांटेज ये है कि इस रेजिन को रीनेचर करके, यानी कि हम इसको दोबारा से सही करके इसको हम फिर से अगले स्टेप के लिए या फिर अगली बार क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अगले आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में रेजिन को यूज़ करने से पहले इसे हम डिसॉल्ट कर देते हैं। अगर हम डिसॉल्ट नहीं करेंगे तो जो सॉल्ट होंगे आगे अगले जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसमें चले जाएंगे। तो ये था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बाद
अगला अगर हम देखें, एक और प्रोसीजर है सिल्का। तो इस विधि में क्या होता है, इस टॉपिक को हम अगले पार्ट यानी कि पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।